स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। दोस्तों, भारत अपनी ड्रोन वॉरफेयर आर्मी को बहुत तेजी से डेवलप कर रहा है, जहां पर ड्रोन्स का इस्तेमाल सिर्फ सर्विलियंस के लिए नहीं किया जा रहा, बल्कि इसका इस्तेमाल काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस के लिए किया जा रहा है, प्रिसीशन स्ट्राइक्स के लिए किया जा रहा है और रियल टाइम इंटेलिजेंस गैदरिंग में भी ड्रोन्स का आज के समय इस्तेमाल हो रहा है। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर से एक बात तो बहुत क्लियर साबित हो चुकी है कि मॉडर्न वॉरफेयर के अंदर, यानी आज के वॉरफेयर के अंदर, ड्रोन्स जो हैं दे आर प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। वो अब ऑक्सिलरी एसेट नहीं है, अब वो प्राइमरी एसेट बन चुके हैं वॉरफेयर के अंदर। और वॉरफेयर स्ट्रैटेजी के अंदर जो आपका ड्रोन टेक्नोलॉजी है वो एक सेंटर पॉइंट, एपी सेंटर या फिर उसे कोर माना जा सकता है। तो आज के इस सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं कि भारत का जो करंट ये जो ड्रोन टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम है, एग्जैक्टली क्या चल रहा है भारत के करंट इस सिस्टम के अंदर। साथ ही साथ हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर के क्या क्या इंपॉर्टेंट लेसन्स रहे, थर्ड रेवोल्यूशन इन वॉरफेयर एग्जैक्टली क्या है, और हम बात करेंगे कि क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा, क्या इस पूरी प्रोसेस के अंदर, पूरी टेक्नोलॉजी के अंदर भारत को चैलेंजेस फेस करने को मिल रहे हैं और कैसे हम अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम को आगे बूस्ट कर सकते हैं। तो मैं बस आपसे उम्मीद कर रहा हूं आप पूरे सेशन को देखिएगा, अपना पर्सपेक्टिव बिल्ड कीजिए और कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ इस टेक्नोलॉजी के बारे में, इस इकोसिस्टम के बारे में जरूर एक कमेंट लिखिएगा। चलिए सबसे पहले नंबर्स की बात करते हैं। देखिए, यहां पर आपको दिख रहा होगा कि हमारा जो ड्रोन है, जिसे हम UAV कहते हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, मार्केट ग्रोथ जो है इंडिया के अंदर 2025 से लेके 30 में, तो अभी फिलहाल जो है दैट इज $0.47 बिलियन। बट ये प्रोजेक्शन है कि डेफिनेटली ये काफी तेजी से बूस्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस जिनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो इसकी वजह से $1.39 बिलियन जो है अगले 5 साल के अंदर 2030 तक हमें ये मार्केट देखने को मिलेगी। अब इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट ड्राइवर्स हैं UAV इंडस्ट्री ग्रोथ के, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कमर्शियल एडॉप्शन की। यानी कि आज के समय जो है नॉन मिलिट्री एप्लीकेशंस जो है ड्रोन की वो बढ़ती जा रही है। जैसे एग्रीकल्चर के अंदर जो है ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है फॉर क्रॉप मॉनिटरिंग, फॉर पेस्टिसाइड स्प्रे, या फिर कंस्ट्रक्शंस को मॉनिटर करने के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, लैंड सर्वे के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है। तो नॉन मिलिट्री जो एप्लीकेशन है ड्रोन्स की बढ़ती जा रही है, तो इसकी मार्केट जो है वो भी बढ़ती जा रही है। इसमें जो स्टार्टअप्स है वो भी बढ़ते जा रहे हैं और जो काम करते जा रहे हैं। अब देखिए, इसके अलावा जो मिलिट्री एप्लीकेशन है वो तो हम सभी को पता ही है कि प्रिसीशन स्ट्राइक करनी है ड्रोन्स के द्वारा आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जो है प्रॉपर तरीके से सर्विलियंस रखना है इंडो पाकिस्तान बॉर्डर पे, तो ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा सकता है और किया जा रहा भी है। तो इसीलिए ये भी एक बूस्ट दे रहा है ड्रोन पूरे के पूरे इकोसिस्टम को, बिजनेस इससे भी ग्रो हो रहा है। इसके साथ साथ रेगुलेटरी सपोर्ट भी काफी स्ट्रांग है। आप देखिए, गवर्नमेंट जो है उसकी बहुत सारी पॉलिसीज रिसेंट पास में आई है, जैसे PLI स्कीम है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने जो ड्रोन इंपोर्ट है उसके ऊपर बैन लगा दिया। गवर्नमेंट ने 120-40 करोड़ रुपया भी दिया उसको इंसेंटिवाइज करने के लिए, जो ड्रोन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र के अंदर काम कर रहा है। इसके साथ साथ जो है स्टार्टअप इकोसिस्टम हमारा जो है स्ट्रांग हो रहा है। वैसे तो अगर देखें तो पूरे भारतवर्ष के अंदर जो है वो 1.5 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं, लेकिन 1.5 लाख में लगभग 600 स्टार्टअप्स जो हैं आज के समय, 600 से ज्यादा स्टार्टअप्स जो हैं दे आर एक्चुअली वर्किंग इन द ड्रोन टेक्नोलॉजी फील्ड, राइट, जिसके ऊपर हम लोग आगे चर्चा जरूर करेंगे। अब यहां पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट स्टार्टअप्स के बारे में बताना चाहता हूं, जैसे अदानी डिफेंस है, दे आर स्पेसिफिकली वर्किंग ऑन डिफेंस रिलेटेड ड्रोन टेक्नोलॉजी, अंडरस्टूड। इसके बाद आइडिया फॉर्ज भी है विच इज ड्रोन इनोवेटिव सॉल्यूशंस के ऊपर काम कर रहे हैं। गरुड़ा एरोस्पेस है, बहुत बड़ा स्टार्टअप है जो कि स्पेसिफिक टू एग्रीकल्चरल ड्रोन एप्लीकेशंस के ऊपर काम कर रहा है। आगे देखते हैं, यहां पर बात करते हैं कि किस तरीके से डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट किया जा सकता है, सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं ताकि हमारी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट होके हमारा जो इंपोर्ट डिपेंडेंस है वो कम हो जाए, अंडरस्टूड। तो यहां पर आप देखिए, एक तो PLI स्कीम है जिसमें कहा गया कि 120 करोड़ जो है आगे आने वाले 3 सालों के अंदर दिए जाएंगे, इंसेंटिवाइज किया जाएगा। इसके साथ साथ जो मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम, उसको बूस्ट करने की कोशिश की जा रही है और इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन भी जो है वो लगाई गई है। कब लगाई गई है, लेट्स टॉक अबाउट दैट टू। देखिए, सितंबर 30 2021 सितंबर 30 को
PLI स्कीम जो है वो लॉन्च की जाती है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, एंड जो आपका बैन है ऑन द इंपोर्टेड ड्रोन्स वो लगाया जाता है। सो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव वाज दिस कि हम ज्यादा से ज्यादा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट कर पाए। इसके साथ साथ आपको अगर ये सवाल पूछा जाए कि ऐसा कौन सा राज्य है भारत का जो कि आज के समय कंसिडर किया जाता है ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग हब, तो शायद कमेंट सेक्शन में आप लिख देंगे तमिलनाडु, और बिल्कुल आपने बिल्कुल आपका आंसर सही है, बिकॉज आज के समय तमिलनाडु का जो जितना भी इकोसिस्टम बिल्ड हुआ है वो काफी ज्यादा एक सपोर्ट कर रहा है हमारे पूरे के पूरे भारत के ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को, राइट। तो यहां पर देखिए, Tamil Nadu emerging as a key contributor in the manufacturing drones for the armed forces and other electronic defense systems, right? अब मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि तमिलनाडु के अंदर इस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग हब कैसे बना। तो इसमें एक दो रिपोर्ट्स मैंने देखी जहां पे लिखा हुआ है कि तमिलनाडु के पास ऑलरेडी अच्छा खासा जो था इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ट इन था। अब जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर इंडिया का पहला डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी जो है वो आपको तमिलनाडु के अंदर देखने को मिलता है। काफी ज्यादा ऑलरेडी फैसिलिटीज जो है या इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बिल्ट है अवादी, कोयम्बतूर और तिरुचिरापल्ली के अंदर। और इसके साथ साथ तमिलनाडु में चेन्नई एरो पार्क भी है जहां पे मल्टीपल स्टार्टअप्स जो है हाई एंड इनोवेशन जो है उसके अंदर R&D करती जा रही हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे मल्टीपल स्टार्टअप्स भी हैं जो काम कर रहे हैं ड्रोन्स के अंदर, जैसे कि ई प्लेन कंपनी है विच इज डेवलपिंग द इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट। इसके अलावा बिग बैंग बूम है जो कि इनोवेटिव UAV बेस्ड एंटरटेनमेंट सोल्यूशन के ऊपर काम कर रही है। डेटा पैटर्न्स है, ऑफर द डेटा एनालिटिक्स एंड प्रोसेसिंग फॉर UAV ऑपरेशंस। देन दक्षा है, स्पेशलाइजिंग इन UAV मैन्युफैक्चरिंग एंड सॉल्यूशंस। देन गरुड़ा एयरोस्पेस तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, वर्किंग इन एप्लीकेशंस जो ड्रोन्स का इस्तेमाल करके जो है एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर किया जा सकता है। एंड जुपा जियो नेविगेशन है, एडवांस नेविगेशन सिस्टम फॉर द UAVs। अंडरस्टूड। अब यहां पर जो लेटेस्ट जो अपडेट देखने को मिली है ड्रोन टेक्नोलॉजी के अंदर और ड्रोन वॉरफेयर को सीरियस लेने के लिए एक बहुत ज्यादा कदम उठाया गया है, बहुत बेहतरीन कदम है कि देखिए यहां पर BSF जो है, BSF आप सब जानते होंगे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है हमारी, वन ऑफ दी मेजर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में से BSF एक है। और BSF का जो मेन रोल है दैट इज इंडो पाकिस्तान बॉर्डर के अंदर और इंडो बांग्लादेश बॉर्डर जो है वहां पर पूरा का पूरा मॉनिटरिंग करना और गार्ड करना बॉर्डर्स को। अंडरस्टूड। तो यहां पर हम देखते हैं कि पाकिस्तान से ज्यादा थ्रेट हमें देखने को मिलता है और पाकिस्तान से जो है जो कंटिन्यूस उन वहां से आप ड्रोन जो अटैक्स देखने को मिलते हैं हमें, उसकी वजह से BSF ने भी ये अब एक चेंज किया है कि अपना जो उनका करिकुलम है जहां पे वो ट्रेनिंग देते हैं अपने ऑफिसर्स को और जवान्स को, वहां पर ये ड्रोन जो करिकुलम है, ड्रोन का सिलेबस है वो मैंडेटरी किया जा रहा है। यानी कि जो फौजी हैं, जितने भी ऑफिसर्स हैं या फिर जवान हैं, उनको ये ड्रोन का करिकुलम पढ़ाया जाएगा। और साथ ही साथ और थोड़ी सी इंपॉर्टेंट अपडेट है कि BSF का ड्रोन वॉरफेयर स्कूल भी हमें देखने को मिल रहा है। कहां पर? ग्वालियर, BSF ग्वालियर में एक टेकनपुर जगह है। मैं खुशकिस्मत हूं, मैं वहां पे गया था, मेरे एक स्टूडेंट का पासिंग आउट परेड था एज एन असिस्टेंट कमांडेंट, वो POP कर रहा था अटेंड, तो मैं वहां पे गया था। तो वहां पर टेकनपुर में BSF का एक अच्छा खासा पूरा ट्रेनिंग सेंटर है, ट्रेनिंग ग्राउंड है, वहां पर जो है ये वॉरफेयर स्कूल जो है हमें देखने को मिलता है। अब इसके साथ साथ एक अपडेट ये भी आ रही है कि BSF अपना फर्स्ट ड्रोन स्क्वाड्रन जो है वो भी ट्रेन कर रहा है, मतलब अपने जवानों को और ऑफिसर्स को ट्रेन कर रहा है, एक स्क्वाड्रन बना दिया है। और वो जो स्क्वाड्रन के लोग हैं वो फिर अल्टीमेटली इंडो पाकिस्तान बॉर्डर्स की जो BOPs हैं, जो बॉर्डर आउटपोस्ट होती है, वहां पे वो लोग तैनात होंगे ताकि ड्रोन्स का जब भी थ्रेट आए या उसका असेसमेंट करके अपने जो पूरा एयर स्पेस है उसको वो क्लीन रख पाए, राइट। चलिए अब आगे चलते हैं। यहां पर मैंने आपको यह बताया था कि ऑपरेशन सिंदूर का क्या लेसन हमें देखने को मिलता है। देखिए ऑपरेशन सिंदूर का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन तो यही था कि यह समझ आ गया कि ड्रोन्स आर नो लॉन्गर द ऑक्सिलरी एसेट्स, दे आर एक्चुअली द सेंट्रल टू द वॉरफेयर स्ट्रैटेजी। अब यह बात मैं नहीं कह रहा, यह बात हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है अनिल चौहान साहब, उन्होंने भी वार्न किया कि आज का जो वॉरफेयर है वो अब उसका रेवोल्यूशन आ चुका है, थर्ड रेवोल्यूशन। यानी कि आज के वॉरफेयर के अंदर छोटे छोटे वेपन्स
ऐसे वो वॉरफेयर में आप डोमिनेट कर पाएंगे जहां पे आपके पास छोटे वेपन्स है बट मेजर डिस्ट्रक्शंस आप क्रिएट कर पा रहे हैं। अंडरस्टूड। आज का जो वॉरफेयर है वो वॉरफेयर ऐसा नहीं है जहां पे आप बड़े बड़े हथियार अपने साथ लेकर चलते हो, आप टैंक्स लेकर चल रहे हो, आप बड़ी बड़ी मशीन गन्स लेकर चल रहे हो, ये वॉरफेयर नहीं है। वॉरफेयर इज ऑल अबाउट द स्मॉलर वेपन्स बट मेजर डिस्ट्रक्शंस। और वो इस स्टेटमेंट से किस चीज को एम्फसाइज कर रहे हैं? ड्रोन टेक्नोलॉजी को, राइट? तो उन्होंने क्या कहा, लेट्स टॉक अबाउट दैट। उन्होंने कहा कि वॉरफेयर इज अंडरगोइंग अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन एंटरिंग इट्स थर्ड रेवोल्यूशन, राइट? जो फ्यूचर है वो बिलोंग करेगा स्मॉलर नॉट द बिगर वेपन्स। और ये जो थर्ड रेवोल्यूशन की डेफिनेशन है इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं बहुत सिंपल तरीके से कि थर्ड रेवोल्यूशन इज ऑल अबाउट द डेटा, राइट? थर्ड रेवोल्यूशन इज ऑल अबाउट द डेटा, जैसे हम ऑयल 2.0 भी कहते हैं, राइट? थर्ड रेवोल्यूशन इज ऑल अबाउट द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड ऑब्वियसली अनमैन्ड सिस्टम्स, यानी कि यहां पे ड्रोन्स की बात की जा रही है। अब ये जो टेक्नोलॉजी है ये रीशेप कर रही है बहुत तेजी से मिलिट्री स्ट्रैटेजीज को, ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज को और फ्यूचर बैटलफील्ड डायनामिक्स को, राइट? और जिस भी देश ने अपने इन स्ट्रैटेजीज को, इन टेक्नोलॉजीज को अपने मिलिट्री स्ट्रैटेजी के साथ हिसाब से रीशेप कर लिया अपनी मिलिट्री स्ट्रैटेजी को, अल्टीमेटली वही वॉरफेयर के अंदर डोमिनेट करेगी। और यहां पर उन्होंने ये भी कहा कि ड्रोन्स एट द सेंटर ऑफ द चेंजिंग कॉम्बैट डायनामिक्स। उन्होंने ऑब्वियसली ड्रोन्स का इनिशियली इस्तेमाल किया जाता था फॉर द कमर्शियल पर्पस। आपने देखा होगा ना कि फोटोग्राफी के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है या फिर और कमर्शियल रीजंस की वजह से ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ, लेकिन जैसे ही ये मिलिट्री इनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो जैसे ये मिलिट्री में आए उसकी वजह से फोर्स मल्टीप्लायर जो है अब ये हो चुके हैं, है ना? तो फोर्स को मल्टीप्लाई करके एक बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करने वाले ये ड्रोन्स हो चुके हैं। सो इन ड्रोन्स का इस्तेमाल करके आप साइमल्टेनियस ऑपरेशंस लॉन्च कर सकते हो। लिमिटेड आपको रिसोर्सेस चाहिए और इसके साथ साथ आपका जो ह्यूमन लाइफ का लॉस है वो भी, रिस्क है वो भी बहुत ज्यादा कम हो जाता है। इसका मैं आपको बहुत बेहतरीन एग्जांपल दे सकता हूं। मेरा एक स्टूडेंट है जो सीआरपीएफ के अंदर एज एन असिस्टेंट कमांडेंट कार्यरत है और ही वाज पोस्टेड टू नक्सलाइट एरिया, रेड कॉरिडोर में वो पोस्टेड थे। तो अब बिकॉज टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा इन्फ्यूज की जा रही है ऑपरेशंस के अंदर भी, तो ड्रोन्स का इस्तेमाल किया ताकि डिटेक्ट किया जाए कि मॉइस्ट का जो ग्रुप है वो कहां पर है, जंगल में किस जगह छिपा हुआ है। तो उनको वो आइडिया कैसे मिला, वो उनको इंटेलिजेंस कैसे मिली? बाय यूजिंग द ड्रोन टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स का इस्तेमाल करके। तो इससे क्या है, अदरवाइज पहले तो ऐसा होता था कि उनको ऑपरेशन करना है, उनको जाना है, रेकी करनी है, तब जाके उनको सारा का सारा इंटेलिजेंस मिलेगा। लेकिन अब क्या है, ड्रोन्स का इस्तेमाल करके ही वो ऑलरेडी वो जो डेटा है वो इनपुट उनको मिल जाता है, राइट? तो दिस इज वेरी गुड, अदरवाइज तो ह्यूमन लॉस, ह्यूमन रिस्क जो है वो रहता था। अब यहां पर हम बात करते हैं कौन कौन से चैलेंजेस हैं ड्रोन वॉरफेयर के अंदर, राइट? तो सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो यही है, टेक्नोलॉजिकल गैप। देखिए, हमने काफी ज्यादा जो है कोशिशें की हैं, रीसेंट पास के अंदर पीएलआई स्कीम लॉन्च कर दी या फिर इंपोर्ट कर दिया ड्रोन्स के ऊपर, लेकिन फिर भी जो मेजर जो कंपोनेंट्स होते हैं ड्रोन्स को बनाने के लिए, जैसे कि इंजन्स हो गए, सेंसर्स हैं, बैटरीज हैं, एडवांस काउंटर ड्रोन सिस्टम्स हैं, उनको आज भी हम लोग इंपोर्ट करते हैं। और कहां से इंपोर्ट करते हैं? ऑब्वियसली आपका जो गेस है बिल्कुल सही है, हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, हम इजराइल के साथ टाइप कर रहे हैं, हम यूएस के साथ टाइप कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है ये दिखता है कि अभी भी हमारा जो सप्लाई चेन है, जो जैसे कि मान लीजिए ड्रोन्स के अंदर डोमिनेंस है या फिर कंपोनेंट्स के ऊपर डोमिनेंस है, वो अभी तक भी थोड़ा सा दूर है, यानी अभी उसके ऊपर काम करना जरूरी है, राइट? इसके साथ साथ दोस्तों यहां पर हम बात करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यस, हमने कुछ टाइम के ऊपर जो है, मतलब कुछ टाइम में काफी कुछ किया भी है। जैसे डीआरडीओ ने एक डेवलप किया यूएवी जिसका नाम है रुस्तम 2 एंड तपास। अब ये दोनों के दोनों जो है काफी एडवांस है। एडवांस कैसे है मैं आपको बताता हूं कि ये मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यूएवीज हैं और इनका जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी है लगभग 30,000 फीट की ऊंचाई तक ये जा सकते हैं, 24 घंटे तक ये आसमान में रह सकते हैं और 350 किलो से ज्यादा का पेलोड जो है ये कैरी कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि ये दे आर स्टिल इन द ट्रायल स्टेज, अभी भी इनका प्रोटोटाइप स्टेज ही चल रहा है और अभी भी मिलिट्री के पास इनका जो है पूरा का पूरा इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिल पा रहा है, राइट? तो ये कहीं ना कहीं हम लोग कर तो रहे बट अभी वो ट्रायल स्टेज में ही करते
बढ़ते जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली वो डिले जब होता जाएगा तो हमें दूसरे देशों के ऊपर रिलाय करना पड़ेगा, क्योंकि फौज को तो आज के समय वो टेक्नोलॉजी चाहिए होगी ना। तो ये थोड़ा सा है कि थोड़ा इसको डिले की जगह हमें फास्ट ट्रैक तरीके से करना जरूरी है। इसके अलावा जो है एक और चैलेंज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि काउंटर ड्रोन थ्रेट्स। अब देखिए, हमें समझ आता है कि पाकिस्तान और चाइना, चाइना तो सीधा सीधा अटैक नहीं करता है क्योंकि उसको पता है कि कैसे खेलना होता है। पाकिस्तान को एज एन एजेंट यूज किया जाता है दूसरे देशों के द्वारा, और पाकिस्तान चाहे वो डायरेक्ट है या मिलिटेंट जो उसके ग्रुप होते हैं, वो ड्रोन्स का आज के समय इस्तेमाल कर रहे हैं। चीप जो कमर्शियल ड्रोन्स होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। अब उनका इस्तेमाल क्यों किया जाता है? ताकि वेपन्स को स्मगल किया जाए, ड्रग्स को स्मगल किया जाए, या फिर सर्विलियंस के लिए, राइट। इसके साथ साथ हमें यह भी देखने को मिलता है कि स्वान अटैक भी हमें रीसेंट पास्ट के अंदर देखने को मिले, जहां पे दुश्मन क्या करेगा, 100 से 150 ड्रोन्स जो है वो आसमान में छोड़ देगा, और जो सामने वाला ओपोनेंट है वो उसका जो एयर डिफेंस है वो कंफ्यूज हो जाएगा किस किस को न्यूट्रलाइज किया जा सके। तो ये जो स्वान अटैक है, ये रशिया यूक्रेन वॉरफेयर के अंदर हमने देखा, राइट, जो कि ट्रेडिशनल जो एयर डिफेंस सिस्टम्स है उसको कंफ्यूज कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं भारत को भी क्या करना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा इस तरीके के थ्रेट्स को लेकर अलोंग दी बॉर्डर्स, राइट। एक इसके अलावा सुसाइड बॉम्बर्स होते हैं, ड्रोन्स ऐसे होते हैं जो सुसाइड बॉम्बर्स होते हैं, बहुत घातक होते हैं। तो इन जो लेटेस्ट एडवांसमेंट के अंदर जो ऑफेंसिव एडवांसमेंट ड्रोन्स की हो रही है, उसके अंदर डिफेंसिव एडवांसमेंट भी भारत को करनी पड़ेगी, राइट। इसके बाद जो है डॉक्ट्रिनल इंटीग्रेशन की भी जरूरत है, जैसे कि हमारे पास एक यूनिफाइड ड्रोन कमांड नहीं एग्जिस्ट करती है। वो यूनिफाइड ड्रोन कमांड क्या करेगी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और जितनी भी हमारी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हैं, उनको बेसिकली एक साथ ड्रोन के मामले के अंदर जो है एक साथ कर देगी, ताकि फटाफट जो है वो जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है उसको एग्जीक्यूट किया जा सके। अदरवाइज आज के समय जो भी ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है, उसका जो भी आगे ग्राउंड पे इस्तेमाल किया जा रहा है, वो सिलोज में किया जा रहा है। सिलोज का मतलब ये हो गया कि आप देखिए, आर्मी अपने लेवल पे ड्रोन वेपन्स का इस्तेमाल कर रही है, नेवी अपने हिसाब से कर रही है, एंड बीएसएफ अपने हिसाब से। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए चैलेंज हो जाता है। अब देखिए, इनएफिशिएंट डिप्लॉयमेंट रहेगा। इसके साथ साथ हमारे पास जो शेयर्ड प्रोटोकॉल्स है वो भी मतलब लैक ऑफ शेयर्ड प्रोटोकॉल्स रहेंगे फॉर द ड्रोन सर्विलियंस एंड स्ट्राइक कोऑर्डिनेशन। आगे चलते कॉस्ट फैक्टर भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, एक चैलेंज है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल में आप देखिए कि एक ड्रोन है, बहुत पावरफुल ड्रोन है, MQ-9B सी गार्जियन। अब ये ड्रोन किसका है? ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है। इसके साथ हमारी एक चल रहा है, बातचीत चल रही है कि हमें ये ड्रोन चाहिए। अब ये ड्रोन का जो प्राइस है, 31 ड्रोन का जो प्राइस है दोस्तों, वो $3.1 बिलियन का है। इसका मतलब हो गया लगभग $25,000, 25,000 करोड़ का हमें खर्चा आता है 31 ड्रोन को एक्वायर करने के लिए। इसके इसके अंदर ड्रोन्स भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी, ऑपरेशनल कॉस्ट भी शामिल है। तो जब इतना ज्यादा पैसा एक्वायर में ही लग जाएगा, यानी कि हम फॉरेन सॉइल से कोई टेक्नोलॉजी या कोई इक्विपमेंट एक्वायर कर रहे हैं, इतना सारा पैसा अगर इसी चीज में इन्वेस्ट कर देंगे, तो अपनी डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको कब बूस्ट करेंगे, क्योंकि बजट्स आर ऑलवेज लिमिटेड। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि फॉरेन एक्विजिशन जो है वो बहुत ज्यादा महंगा हो जाता है, जिसकी वजह से डिफेंस बजट पे काफी ज्यादा दबाव पड़ जाता है। अब हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या रहे हैं पिछले कुछ सालों के अंदर। तो सबसे पहले तो ड्रोन जो रूल्स हैं 2021 उसको लाया गया, जहां पे लाइसेंसिंग हो गया, ऑपरेशंस हो गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर्स हो गए, कमर्शियल पर्पस के लिए भी या फिर सिक्योरिटी ड्रोन्स जो होते हैं उनके लिए भी काफी ज्यादा सिंप्लीफाई किए गए, विच ऑब्वियसली नीड ऑफ एन आवर। इसके साथ साथ एक डिजिटल परमिशन इंट्रोड्यूस किया गया, जैसे सिंगल विंडो क्लियरेंस हो गया, आपको अप्रूवल चाहिए फटाफट डिजिटली आपका अप्रूव हो जाएगा, और वो जो प्लेटफॉर्म है दैट इज डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म। इसके साथ साथ एंकरेजेस द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग अंडर द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। तो ये ड्रोन रूल के अंदर पहला एक कदम सामने आया। इसके अलावा मैंने आपको पहले ही बताया कि PLI स्कीम फॉर ड्रोन्स, जिसमें 120 करोड़ रुपया जो है वो एलोकेट किया गया, इंसेंटिवाइज
इंसेंटिवाइज किया गया डिफरेंट डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को, ताकि आप ड्रोन टेक्नोलॉजी के अंदर कुछ कंपोनेंट बनाइए, कुछ रिसर्च कीजिए, कुछ इनोवेशन लेकर आइए। ठीक है, आगे चलते हैं। जॉइंट डेवलपमेंट इनिशिएटिव भी हमें देखने को मिलते हैं, जहां पे हम कोलैबोरेट कर रहे हैं विद द इजराइल के साथ कोलैबोरेट किया जा रहा है। इसकी जो इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री है, आई राइट, और एक एल्बिट है जो कि एक प्राइवेट इंडस्ट्री है, और IAI जो है इजराइल की अपनी सरकारी एक कंपनी है, उसके साथ टाई अप किया जा रहा है। यूएस के साथ टाई अप किया जा रहा है, जो मैंने अभी आपको बताया ड्रोन को लेकर भी, कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी किया जाए, ट्रेनिंग भी किया जाए, और को डेवलपमेंट भी यहां पर किया जाए। और साथ ही साथ हमारे जो प्राइवेट इंडियन स्टार्टअप्स है, जो ड्रोन सेक्टर के अंदर लगभग 600 से ज्यादा स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं, तो उनको भी कोशिश की जा रही है कि वो भी टाई अप करें, ताकि एक कोलैबोरेटिव तरीके से इन सारी चीजों को आगे बढ़ाया जाए। और साथ ही साथ मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव के अंदर ही जो BSF है, उसका एक ड्रोन वॉरफेयर स्कूल देखने को मिल रहा है, और साथ ही साथ CRPF एंड स्टेट पुलिस भी जो है नक्सल ऑपरेशंस, अर्बन सर्विलियंस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रही हैं, राइट। तो ये सारी चीजें हमने देख ली हैं। अब अल्टीमेटली अगर इस पूरे के पूरे सेक्टर को हमें आगे बढ़ाना है, बिकॉज ह्यूज पोटेंशियल इज देयर इन द ड्रोन इकोसिस्टम, ड्रोन वॉरफेयर के अंदर भी काफी पोटेंशियल है, कमर्शियल एप्लीकेशंस भी ड्रोन्स की काफी ज्यादा है, इसमें भी बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। तो हमें कुछ स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, जैसे कि सबसे पहले तो पॉलिसी अपग्रेडेशन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। 2021 के अंदर ड्रोन रूल्स आए थे, अब इसमें क्या करना पड़ेगा, अपडेशन लानी पड़ेगी। इसमें हमें मिलिट्री R&D फास्ट ट्रैक पाथवेज लेकर आने पड़ेंगे, जिससे कि डेवलपमेंट जो है और तेजी से हो, राइट, स्पीड अप हो। इसके अलावा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, जैसे कि आज के समय ड्रोन्स को जो है AI के साथ जोड़ना पड़ेगा, मशीन लर्निंग के साथ जोड़ना पड़ेगा, तभी जाके हम ओवरऑल इफेक्टिवनेस को बूस्ट कर सकते हैं। इसके साथ एक्सपोर्ट पोटेंशियल जो है उसको बढ़ाना पड़ेगा। वी कैन बिकम द ग्लोबल UAV सप्लायर फॉर द ग्लोबल साउथ, दिस विल बूस्ट द इकोनॉमी। इसके साथ साथ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे। ट्राई सर्विसेज ड्रोन कमांड, मैंने आपको कहा आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री, इन सभी को जोड़ के एक ड्रोन यूनिफाइड ड्रोन कमांड बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। और लास्ट में इंडिजिनियस इकोसिस्टम को बूस्ट करना बहुत जरूरी है। मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत ज्यादा से ज्यादा इंसेंटिवाइज किया जाए, PLI के थ्रू इंसेंटिवाइज किया जाए, राइट। और SWAN एंड AI डेवलपमेंट, इसका मतलब यही हुआ कि AI अनेबल्ड हमें जो ड्रोन्स है उनको लेकर आना पड़ेगा, ताकि हमारी ऑफेंसिव और डिफेंसिव कैपेबिलिटीज दोनों की दोनों आगे बढ़े, बूस्ट हो, राइट। तो अब आपका क्या कहना है ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर, ड्रोन इकोसिस्टम जो भारत का है उसको लेकर, कितने आप पॉजिटिव हैं, कितना हम आगे बढ़ चुके हैं? किसी भी पॉइंट के ऊपर आप जो है मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हैं, राइट। और नेक्स्ट टाइम फॉर श्योर हम दोबारा आपसे मिलते हैं, और जरूर अपना जो रिस्पॉन्स है दीजिएगा, और सेशन अगर पसंद आता है तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक, सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।